Hello friends, in the previous video we have already discussed about that spectrum modern history. In this lecture we will continue the sources of the modern Indian history, and let's see oral evidence. oral evidence का मतलब होता है जो मौखिक तौर पर जब हम बात करते हैं उसके द्वारा जब हम क्या स्रोत मिलता है, जिस सोर्सेस की सहायता से जब हिस्ट्री को लिखा गया है, जैसे ओरल हिस्ट्री refers to the construction of history with the help of non-written sources. non-written sources जो गैर लिखित स्रोत है उसकी सहायता से क्या किया है, हिस्ट्री को लिखा गया है, उसको हम क्या कहते हैं, ओरल एविडेंस बोलते हैं। उदाहरण के तौर पे ये जो है पर्सनल रिमिनिसेंस हो सकता है, जो स्मरण के व्यक्तिगत स्मरण के आधार पर भी हो सकता है, और ओरल सोर्सेस अलाउ हिस्टोरियंस टू ब्रॉडेन the boundaries of their discipline and corroborate their findings from other sources of history. However, हालांकि many historians remain skeptical of the veracity of the oral history. मौखिक स्रोत के इतिहासकारों को अपने विषयों की सीमाओं का विस्तार करने और इतिहास के अन्य स्रोतों से अपने निष्कर्षों की पुष्टि करने की अनुमति भी देता है। In the next point we will discuss about that creative literature. In the creative literature का मतलब होता है जैसे रचनात्मक साहित्य। लिटरेचर के बेसिस पर भी कुछ हमें सोर्सेस प्राप्त होते हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में। उनमें से हैं जैसे द मोस्ट सिग्निफिकेंट आउटकम ऑफ द इंडो यूरोपियन कॉन्टैक्ट was the literary genre of the novel which emerged in the later half of the 19th century. भारत यूरोपीय संपर्क का सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास की साहित्यिक शैली थी जो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उभरी थी, और द फर्स्ट इम्पोर्टेंट राइटर ऑफ दैट पीरियड वाज द बंगाली नोवेलिस्ट बंकिम चंद्र चटर्जी, जो कि 1838 से लेके 1894 तक थे। हीज नॉवेल्स आर मोस्टली हिस्टोरिकल। इसका अधिकतम जो उपन्यास जो थे वो कैसा था, हिस्टोरिकल थे, ऐतिहासिक ही था। उनमें से द बेस्ट नोन अमंग देम बीइंग आनंद मठ, उनमें से जो है सबसे फेमस है आनंद मठ के नाम से जाना जाता है, जो 1882 ईस्वी में लिखा गया था। नोटेड फॉर इट्स पावरफुल लिरिक्स वंदे मातरम एंड डिपिक्शन ऑफ द सन्यासी रिवोल्ट 1760। इनका सबसे फेमस पावरफुल लिरिक्स कौन सा था, वंदे मातरम था, एंड डिपिक्शन ऑफ द सन्यासी रिवोल्ट, और सन्यासी रिवोल्ट के बारे में भी बहुत अच्छे से चित्रण किया गया है, जो कि सन्यासी रिवोल्ट बेसिकली 1763 से लेके 1772 के पीरियड 18वीं शताब्दी के बीच में हुआ था। सन्यासी रिवोल्ट जो कि ये जो है बेसिकली द डिजास्टर्स फेमाइन ऑफ द 1770 एंड द हार्श इकोनॉमिक ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश कंपेल्ड अ ग्रुप ऑफ सन्यासी ईस्टर्न इंडिया to fight the British yoke, originally peasants, even some evicted from land. These sannyasi were joined by a large number of dispossessed small जमींदार्स, disbanded soldiers. इसमें क्या किया गया था कि कुछ जो है सन्यासी रिवॉल्ट जो 1763 से 1800 के बीच में जो हुआ था, तो उसमें जो है मज़दूरों को अधिकतर जो है ज़मींदार सब से क्या गया, तो उनके ज़मीन को जो है ज़मीन उनसे छीन लिया गया था, उनको सन्यासी बनने पर मजबूर कर दिया गया था, और जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, वे सब जो है रिवॉल्ट मतलब विद्रोह करने पर मजबूर हो गए थे सन्यासी के रूप में, जिसको और अधिकतर जो है किसान और डिस्पोजेस्ड बेदखल जो थे और सोल्जर थे, डिसबैंडेड सोल्जर थे, जो भंग सैनिक थे, इन सभी ने मिलकर
जो है ब्रिटिश के विरुद्ध जो है विद्रोह कर दिया था, जिसको सन्यासी रिवॉल्ट के नाम से जाना जाता है। हिज लास्ट नोवेल राजसिम्हा कैन बी कॉल्ड द ग्रैंड फाइनल टू हिज रिमार्केबल करियर। उनके अंतिम उपन्यास राजसिम्हा को उनके उल्लेखनीय करियर का ग्रैंड फिनाले, जिसको भव्य समापन के नाम से भी कहा जा सकता है। आई चरण सूर्यराम देसाई 1853 to 1912 was a fine scholar of medieval Gujarati literature history. His first novel, Hind and Britannia, was one of the earliest Indian novels with the political overtones. उनका पहला उपन्यास हिंद अने ब्रिटानिया राजनीतिक रंग के साथ शुरुआती भारतीय उपन्यासों में से एक था। तमिल राइटर्स लाइक गिरिजा देवी एंड राम मैत्रीमहलम who wrote मोहना रजनी एंड दासी कालीन मोसावलाई 1936 रेस्पेक्टिवली, जो कि क्रमानुसार ये सब राइटर्स थे, लिखा गया था। एंड रेस्पेक्ट ऑल्सो मेड द नोवेल एंड इफेक्टिव व्हीकल्स ऑफ सोशल एक्सपीरियंस। जीवी कृष्णा राव किलू बॉम्बुलो द पोपेट्स 1956 in Telugu was concerned with the moral aspects and behavior of the rural people. वैकोम मोहम्मद वसीर 1910 तेलुगु ग्रामीण लोगों के नैतिक पहलुओं और व्यवहार से संबंधित था। और वैकोम मोहम्मद जो है मलयालम के एक प्रसिद्ध राइटर थे, जो 1910 से लेकर 1994 तक के बीच में रहा उनका जीवन काल। एंड हुज फेमस नोवेल बाल्यकला अखिल द चाइल्डहुड फ्रेंड्स 1944 वाज ट्रेजिक टेल ऑफ लव। बचपन के दोस्त थे, प्यार की त्राजक दास्तां के बारे में व्याख्या किया गया है उसमें। थाकाकाजी शिवा शंकरा पिल्लई became prominent for his two extremely well written works in Malayalam। और जो है और एक फेमस राइटर थे जो बहुत ही प्रसिद्ध हुए थे। टू एक्सट्रीमली वेल रिटन, बहुत अच्छे से लिखा गया था इन मलयालम में। टोटी यूडे मकान सन ऑफ ए स्केवेंजर 1948 एंड चिमसन श्रिम्स 1956। Despite having different educational backgrounds and social outlooks, all these writers shared a strong sense of realism and deep interest in the life of the marginalized and oppressed sections of the society। जो अलग अलग एजुकेशनल बैकग्राउंड्स होने के बावजूद और सोशल आउटलुक्स, उनका अलग अलग सामाजिक दृष्टिकोण भी थे, इन सब के बावजूद भी इन सभी राइटर्स ने एक मजबूत रियलिज्म यथार्थवाद के सेंस को क्या किया, मजबूत किया, स्ट्रॉन्ग किया। एंड डीप इंटरेस्ट, और इनका बहुत ही गहरा रुचि था मार्जिनलाइज्ड एंड ऑप्रेस्ड सेक्शन के बाद, जो लोग हाशिए पर थे और जो लोग उत्पीड़ित वर्ग के थे, उन सभी लोगों के बारे में जो है क्या थे, ये लोग बहुत ही डीप इंटरेस्ट रखते थे और उनके बारे में अच्छे से इन्होंने अपने नॉवेल्स में लिखा भी। These novels give a picture of the social milieu of the days they relate to। ये सभी नॉवेल्स जो है अच्छी तरीके से सामाजिक पिक्चर्स को जो के बारे में व्याख्या किया गया है उस समय, जो कि हमें मॉडर्न हिस्ट्री के कंस्ट्रक्शन में हेल्प करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज पेंटिंग। द पेंटिंग्स से जो है पेंटिंग के बारे में उस समय के, दैट मीन्स इन द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के दौरान जो है अलग अलग कल्चरल और अलग अलग सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और कल्चरल लाइफ के बारे में जो है
क्या किया है, पेंटिंग की गई है। उन सब चीज़ों के बारे में से भी हमें बहुत कुछ पता चलता है, सोशल इकोनॉमिक के बारे में, पॉलिटिकल के बारे में और कल्चरल लाइफ के बारे में। चलिए देखते हैं सम इन्फॉर्मेशंस ऑन द सोशियो इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल एंड कल्चरल लाइफ ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेंटिंग्स ऑफ दैट पीरियड। उस समय कार्यकाल का जो है कुछ इन्फॉर्मेशन हमें सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चरल लाइफ से क्या कहते हैं प्राप्त कर सकते हैं। किसके द्वारा, पेंटिंग के द्वारा। वो पेंटिंग जो है अभी भी मौजूद है। उन्हीं में से जो है एक फेमस है, जैसे एज रेफर करता है, पटना कलाम इमर्ज्ड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी पेंटिंग, जिसे पटना कलाम भी कहा जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के संरक्षण में उभरा है। देखते हैं, दे पिक्चराइज द पीपुल एंड स्केन्स as they existed at that time. Trades, festivals, dances, and the attire of people are visible in these works. Company paintings continued to the popular in the 19th century until the introduction of photography in India in the 1840। जब तक जो है 1840 ईस्वी तक जब तक फोटोग्राफी का आगमन नहीं हो जाता है, तब तक जो है इस प्रकार की जो पेंटिंग लगातार जारी रहा और ये पॉपुलर भी रहा सबसे ज़्यादा। उसके बाद जो है 19वीं सेंचुरी में 1840 में फ़ोटोग्राफी का इंट्रोडक्शन हुआ। फिर भी अभी भी पेंटिंग्स जो है किया जाता है और चल रही है, जो पटना में देखा भी जा सकता है। द पिक्टोरियल इमेजेस प्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश एंड इंडियंस, ब्रिटिश और इंडियंस के द्वारा जो है पिक्टोरियल इमेज को क्या किया गया, प्रोड्यूस किया गया। जैसे पेंटिंग्स, पेंसिल, ड्राइंग्स, इचिंग्स, पोस्टर्स, कार्टून्स एंड बाजार प्रिंट्स, इन सब चीज़ें जो है पिक्टोरियल इमेज के द्वारा प्रोड्यूस किया गया। तो किसके द्वारा, दोनों के सहायता से, कुछ ब्रिटिश भी थे और भारतीय भी थे। आर स्पेशली इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड्स ऑफ द ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 18। द ब्रिटिश पिक्चर्स ऑफर्स इमेजेस दैट वेर मीन टू प्रोवोक अ रेंज ऑफ डिफरेंट इमोशंस एंड रिएक्शंस। अलग अलग इमोशंस और रिएक्शंस को क्या करता है, प्रोवोक करता है। प्रोवोक का मतलब होता है उत्तेजित करता है, उस किसके द्वारा, पिक्चर के द्वारा, ब्रिटिश पिक्चर के द्वारा। और प्रोवोक करता है रेंज ऑफ डिफरेंट इमोशंस, अलग अलग इमोशन। सम ऑफ देम, उनमें से जो है कमेरेट द ब्रिटिश हीरोज हु सेव द इंग्लिश एंड रिप्रेस्ड द रेबल्स। रिलीफ लखनऊ पेंटेड बाय थॉमस जोन्स बर्कर इन 1859। उनमें से जो है सम ऑफ देम कॉमोरेट का मतलब होता है क्या करता है, स्मरण करता है या मनाया जाता है किस लिए, ब्रिटिश हीरोज़ के रूप में। हु सेव, जिन्होंने जो है अंग्रेज़ों को क्या किया, जिताया, इंग्लिश को सेव बचाया, सुरक्षित रखा, एंड रिप्रेस्ड और उनको दबाया। द रिबेल्स को जो दबाया गया था 1857 ईस्वी के विद्रोह में, क्रांति में, जो कि जैसे रिलीफ लखनऊ पेंटेड बाय थॉमस, और लखनऊ में जो रिलीफ हुआ था, रिलीफ लखनऊ था, थॉमस जॉन्स बर्कर के द्वारा पेंटिंग की गई थी 1859 में। सो उससे भी हमें पता चलता है सोर्सेज के बारे में। अनदर पेंटिंग ऑफ दिस पीरियड इन मेमोरियम बाय जोसेफ नोएल पेटून recorded in painting 2 years of the revolt of 1857. One can see English women and children huddled in a circle, looking helpless and innocent, seemingly waiting for the inevitable dishonor, violence and death इन जो है
1857 में जो है 2 साल के विद्रोह के बारे में जो है क्या क्या पेंटिंग की गई है, किसके द्वारा, जोसेफ नोएल के द्वारा, उनसे भी हमें पता चलता है जो। और इसको जो है वन कैन सी, एक जो है इंग्लिश वोमेन एंड चिल्ड्रेन हडल इन ए सर्कल, एक महिलाएं जो है एक घेरे में लिपटा हुआ है, इसके रूप में भी हमें देखते हैं। एंड लुकिंग हेल्पलेस, वो जो है बेसहारा दिख रही है। एंड इनोसेंट, और वो बहुत ही ईमानदार है। सीमिंगली वेटिंग फॉर द इनएविटेबल, और वो जो है अपरिहार्य है, मालूम से होता है। डिसऑनर है, वायलेंस एंड डेथ, और उनको जो है डिसऑनर किया गया। डिसऑनर का मतलब होता है अपमान किया गया, वायलेंस किया गया, एंड उनके साथ क्या गया, मृत्युदंड भी तक भी दी गई। दीज पेंटिंग्स ऑफ द म्यूटनी period are important for the historians to interpret and understand the world views of the British and the Indians regarding this major event। इस प्रकार जो है पेंटिंग से उस समय म्यूटनी पीरियड के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्टोरियन जो है इंटरप्रेट करता है, मतलब उनकी क्या करता है, व्याख्या करता है और समझने की कोशिश करता है। वर्ल्ड वाइज व्यू, पूरे दुनिया का क्या विचार था, व्यूज़ क्या था ब्रिटिश और इंडियन रिगार्डिंग दिस मेजर इवेंट, और भारतीय का क्या क्या था रिगार्डिंग, भारत के रिगार्डिंग के सम्मान में क्या के विषय में क्या व्यू था। काली घाट पेंटिंग दैट केम टू द फोर इन कलकत्ता इन द 19th century depicted not only mythological figures but also ordinary people engaged in their everyday lives। और जो है इसी कड़ी में जो है काली घाट पेंटिंग का आगमन हुआ कलकत्ता में, जो 19वीं शताब्दी का जो डिपिक्टेड, मतलब उनका वर्णन भी है, सचित्रण भी है। नॉट ओनली अ मिथोलॉजिकल फिगर, सिर्फ मिथोलॉजिकल फिगर्स के रूप में, ऐतिहासिक यानी पौराणिक फिगर्स के रूप में ही मौजूद नहीं है, बट ऑल्सो ऑर्डिनरी पीपुल इंगेज, और वहाँ जो है उस समय जो है साधारण लोग भी उसमें इंगेज्ड पाए गए हैं। इन देयर एवरीडे लाइफ्स, डे टू डे लाइफ जो किस प्रकार से व्यतीत करते थे वो सभी इंगेज्ड हैं। उन सब चीज़ों के बारे में भी हमें जानकारी मिलता है। द लेटर पिक्चर्स कैप्चर द सोशल चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द कलकत्ता ऑफ द टाइम, और फिर बाद में किस प्रकार से सोशल सामाजिक कैसे बदलाव आया, उन सब चीज़ों के बारे में भी पिक्चर्स है कैप्चर की गई है, जो हमें जानकारी देता है। दीज पेंटिंग्स मेड अ कमेंट ऑन द सोशल इविल्स, इसमें क्या नेशनलिज्म जो जिस प्रकार से इंडिया में बढ़ा, उन सब चीज़ को प्रोत्साहित किस प्रकार से किया गया है उसका भी पेंटिंग किया गया है। उन सब चीज़ से भी हमें हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। प्लेड अ विजुअल रोल, हालांकि मेनी ऑफ द पेंटिंग्स ऑफ दिस न्यू ट्रेंड प्राइमरीली फोकस्ड ऑन द थीम्स ऑफ इंडियन mythology and cultural heritage। They are important sources for studying the modern art movement in India and for the art historians। और कुछ जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रोल कौन किया गया है। हालांकि मेनी ऑफ द पेंटिंग्स ऑफ दिस न्यू ट्रेंड, अभी प्राइमरी जो फोकस जो थीम्स है जैसे मिथोलॉजी पौराणिक है एंड कल्चरल हेरिटेज है, अभी भी कल्चरल हेरिटेज है अलग अलग जगह पे हमारे देश में, दिल्ली में, कलकत्ता में, मद्रास में, मुंबई में। That means that in the different parts of the India which is available the cultural heritage sites, and these heritage sites is also the sources of Indian modern history which is known। आज समाप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक्स करें। आगे जो है नेक्स्ट लेक्चर्स नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। थैंक यू।